Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today we are going to study money and credit, the further chapter, that is part 2. So children, in our previous video we discussed about the importance of money, why money is accepted as a medium of exchange, and how people used to exchange their things when money wasn't there. So that was barter system. Now today we are going to study what is demand deposit. Children, demand deposit एक ऐसा डिपॉजिट है बैंक में जो आप कभी भी निकाल सकते हो और आपको कोई भी प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ेगा। तो जो जनरली हम बैंक में पैसा जाके डिपॉजिट करते हैं और उसको हम कभी भी विड्रॉ कर लेते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, सच डिपॉजिट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीडी। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक सेफर साइड हो गया। कोई रॉबरी का चांस नहीं, कोई थेफ्ट का चांस नहीं। वो कहाँ पर सुरक्षित है हमारा पैसा? बैंक में सुरक्षित है। सेम हियर कि अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं, जब भी डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देती है, राइट। एंड थर्ड इज कभी भी विड्रॉ करना आसान है भाई, बैंक खुला है, जाओ पैसे विड्रॉ करके ले आओ, राइट। एंड नो नीड टू कैरी ह्यूज अमाउंट एवरीवेयर। हमें हर जगह वो पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं है, सूटकेस कैरी करने की जरूरत नहीं है, बैग जरूरत नहीं है कैरी करने के लिए। हम कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। नाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मनी विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज चेक। डिपॉजिट की बात हो गई, अब हम चेक की बात करते हैं। चेक क्या है? देखा जाए तो ये एक पीस ऑफ अ पेपर है, राइट, जो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आप मेरे अकाउंट में से पैसा जिसके नाम पर वो चेक इशू हुआ है उसको दे दीजिए। ये एक ऐसा पेपर है जो ये इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि आप ये जो स्पेसिफिक अमाउंट में चेक पर डाल रही हूं, आप जिसका इस चेक पर नाम लिखा हुआ है उसको दे दें। तो ये कहलाया जाता है चेक। अब चिल्ड्रन, क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चेक, यूज क्या है उसका। तो चिल्ड्रन, जैसा हम पैसे को यूज करते हैं वैसे ही हम चेक को भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसा पैसा जो हमारे लिए काम करेगा वही चेक भी करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, चेक है, तो यू कैन पे थ्रू द चेक। सामने वाला बंदा वो चेक जाके बैंक में लगाएगा और बैंक उसको पैसा दे देगा उसके अकाउंट में, राइट। लेकिन उससे पहले बैंक ना चेक जरूर करता है कि ये जो चेक आप इशू कर रहे हो वो आपने ही साइन किया है कि नहीं किया है। तो ये पार्ट आपका किस में आ जाता है? चेक क्लियरिंग प्रोसेस में आता है। चेक का भी एक क्लियर होने का एक प्रोसेस होता है, राइट। लाइक मैंने आपको एक चेक इशू कर दिया 10,000 अमाउंट का। अब आप वो चेक अपने बैंक में लगा दोगे तो आपका जो बैंक होगा वो चेक करेगा मेरे बैंक वालों से, क्या ये इन्हीं के आपके यहाँ का ही चेक है, क्या ये इशू हुआ है। और मेरे पास एक मैसेज भी आएगा कि आपने सो एंड सो चेक को इशू किया है और सो एंड सो व्यक्ति आया है और उसने आपका ये चेक यहाँ पर लगा दिया है। बस, तो बैंक ने ये चेक कर लिया और बैंक उसको क्लियर कर देगा और उसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये देखा आपने, चेक भी वही काम कर रहा है जो मनी करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक कि जो अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका बैंक क्या करती है। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट आपका आ जाएगा, वो मैं समझाती हूँ। तो बैंक क्या करता है, जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो उसमें से स्मॉल प्रपोर्शन अपने पास रखता है और उसका मेजर पोर्शन वो लोन पे दे देता है जिसको भी लोन की ज़रूरत होती है। हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे डिपॉजिटर ने पैसे को डिपॉजिट किया, अमाउंट लेके गया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उसका 15% बैंक अपने पास रखेगा एंड 85% बैंक उसको लोन पे दे देगा।
अब सी, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो भी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें उस पे इंटरेस्ट देती है। एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पर भी यही होता है कि जो कोई भी लोन लेता है वो बैंक को इंटरेस्ट देता है। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ जो इंटरेस्ट बैंक दे रही है वो कम होता है और यहाँ जो इंटरेस्ट बैंक ले रही है लोन पे वो ज़्यादा होता है। और इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस आता है, कम देना ज़्यादा लेना, उसको कहा जाता है इनकम ऑफ बैंक, या हम इसको ये कह दें कि ये बैंक का प्रॉफिट है। राइट? तो बैंक ऐसे ही तो पैसा कमाती है। अब बैंक के पास जितना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होता है उतना ज्यादा बैंक कोशिश करती है कि हम इसको लोन पे देते रहे। इसलिए अक्सर आप देखना घर में आपके भैया हैं बड़े या पापा हैं जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उनके पास अक्सर कॉल आता है, सर आपको लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, आपको कार लोन चाहिए, आपका बैंक आपको दे रहा है वो अमाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक को वहां से प्रॉफिट मिलेगा। इतना तो बैंक इंटरेस्ट दे नहीं रही है आपके डिपॉजिट वाले अमाउंट पे जितना बैंक आपसे लेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाया जाता है? इनकम ऑफ बैंक। तो चिल्ड्रन, अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो ये है कि जो बैंक लोन देती है वो कैसे देती है और उसका नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव रोल है। So let's talk about the role of credit. Now learners, let's talk about loan. Loan का जो दूसरा नाम है वो credit भी है। Credit and loan both are one and the same thing. अब बैंक लोन दे तो देता है, बैंक को देने में कुछ नहीं है लोन, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट या लोन ये नेगेटिव रोल भी प्ले कर देता है एंड पॉजिटिव रोल भी प्ले कर देता है। पॉजिटिव कैसे एंड नेगेटिव कैसे, ये हम दो स्टोरीज से समझेंगे अभी। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट। इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है मेरे और आपके बीच में। अगर आप मेरे से लोन ले रहे हो तो वो ये एग्रीमेंट होता है कि आप मेरे से इतना पैसा ले रहे हो और इतने समय बाद रिटर्न करोगे और इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हो और एज अ कोलेट्रल आप ये रख रहे हो मेरे पास। अब मैम ये कोलेट्रल क्या होता है, तो उसके लिए वेट करो, अभी बताती हूँ। पहले हम समझ ले क्रेडिट। सो क्रेडिट इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि ये बंदा मेरा फ्यूचर में पेमेंट कर देगा। कभी कभी आपने देखा होगा पेरेंट्स के साथ, अगर आसपास कोई पेरेंट्स के जान पहचान की शॉप होती है ना, तो पापा अक्सर बोल देते हैं कि जाओ सामान ले आओ, मेरा नाम ले देना, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, आपके पापा ने क्रेडिट पे सामान लाने को बोला है, गुड्स लाने को बोला है, और जो आपका लेंडर है वो आपको दे भी देगा, क्योंकि उसको ये पता है कि आपके पापा फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहे हैं कि पेमेंट कर देंगे। राइट? तो यही होता है क्रेडिट। तो यही क्रेडिट हम कहां से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। कभी कभी यही क्रेडिट हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है और कभी कभी बदकिस्मती से ये हमारे लिए खराब भी होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, सलीम है, वो एक शू मेकर है और उसने लोन लिया बैंक से। अच्छा, उसने लोन क्यों लिया? क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था शूज को बनाने का और उसने वो ऑर्डर ले लिया कि मैं उस ऑर्डर को पूरा करूंगा। अब उसने लोन भी लिया उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम ने पूरे शूज बना दिए ऑर्डर के, बेच भी दिए, मतलब ऑर्डर पूरा कर दिया, तो वही उसने पूरा मतलब डिलीवर कर दिया ऑर्डर उसने पूरा ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया। इन रिटर्न उसको क्या हुआ? बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट से
व्हाट ही डिड, उसने पूरा लोन अपना रीपे कर दिया जो उसने लिया था। तो ये क्या हुआ, उसके लिए लोन अच्छा साबित हुआ ना। अगर वो लोन नहीं लेता तो ऑर्डर भी नहीं कर पाता, ऑर्डर नहीं कर पाता तो प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता तो वो और आगे बिजनेस करने की नहीं सोच पाता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ क्रेडिट उसने क्या कर पाया, अपना ऑर्डर पूरा किया, डिलीवर किया, प्रॉफिट कमाया, लोन वापस किया और आधा प्रॉफिट खुद रखा। तो आप भी खुश, मैं भी खुश। ये हुआ पॉजिटिव रोल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव रोल। नेगेटिव रोल क्या कहता है? स्वप्ना, याद करो, ये सुना सुना नाम है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉटन वाली स्टोरी पढ़ी थी। द सेम स्वप्ना वी आर टॉकिंग अबाउट, बस क्लास चेंज हो गई है, वो 9th थी, ये 10th है। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है। उसने बैंक से लोन नहीं लिया, उसने लोन लिया मनी लेंडर से। क्यों लिया? क्योंकि उसको खेती बाड़ी के जो एक्सपेंसेस हैं उनसे निपटना था। उसने सोचा इस साल मुझे बहुत अच्छी खेती करूंगी और मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, तो उसके लिए वो मनी लेंडर से लोन लेती है। अब ड्यू टू क्रॉप फेलियर, पता नहीं क्या हुआ, ड्रॉट पड़ गया या फिर फ्लड आ गया या इंसेक्ट्स की वजह से आपके क्रॉप्स खराब हो गए, उसका क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्या हुआ, उसने लास्ट ईयर के लोन को भरने के लिए अब नया लोन लिया उसने कि वो आगे और अच्छा कल्टीवेशन करेगी, फिर से कोशिश करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ, सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं कमा पाई, तो पास का लोन तो छोड़ो, वो प्रेजेंट का भी कैसे देगी। चिल्ड्रन, यहां उसको लॉस ये हुआ कि वो अब जिस सिचुएशन में फंस गई थी वो सिचुएशन थी डेट ट्रैप की। अब डेट ट्रैप क्या है? देखो, स्वप्ना ने लास्ट ईयर जो क्रॉप फेल्यूर हुआ था, जिसके लिए उसने लोन लिया था कि उसको वो पे कर देगी, वो तो हुआ नहीं, और लास्ट ईयर को फुलफिल तो छोड़ो, वो प्रेजेंट भी नहीं कर पाई। तो उसके ऊपर दो लोन हो गए ना, एक पिछले साल का भी हुआ, एक इस साल का भी हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, जो एक लोन को पूरा करने के चक्कर में हम दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरा लोन को पूरा करने के चक्कर में हम तीसरे पे चले जाते हैं, सच सिचुएशन इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप। फंस गई वो। तो ये तो हो गई दो स्टोरी, एक पॉजिटिव जिसमें प्रॉफिट हुआ, लोन भी वापस करा और प्रॉफिट में बल्ले बल्ले। अब दूसरी तरफ नेगेटिव। नेगेटिव में मतलब वो और फंस गई लोन में, पिछले में भी प्रेजेंट में भी। अब वो क्या करेगी? यू नो व्हाट लर्नर्स, पहले ना ये बहुत होता था, बेचारे छोटे छोटे जो किसान थे ना, एक तो एक सबसे बड़ी बात, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लेंडर, जमींदार, ताल्लुकदार, इनसे लोन ले लेते हैं। बैंक से नहीं ले पाते क्योंकि बैंक में होती है बहुत सारी फॉर्मेलिटी, बैंक में चाहिए डॉक्यूमेंट्स, बैंक में चाहिए गुडविल। तो ये सारी चीजें कहाँ छोटे मोटे किसानों पे रहती हैं। तो बेचारे कौन सा रास्ता अपनाते हैं? इनफॉर्मल वाला अपना लेते हैं। फ्रेंड से ले लेंगे, रिलेटिव से ले लेंगे, मनी लेंडर से ले लेंगे, लैंडलॉर्ड से ले लेंगे, जमींदार से ले लेंगे। तो ये तो वो क्या करेंगे? मौके का फायदा उठाएंगे, उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं। तो पहला तो ये हो जाता है बेचारे किसानों के साथ कि एक तो एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन लेते हो, ऊपर से पुराना तो था ही था, फ्रेश लोन भी आप पे आ गया, आप डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस गए। तो पहले इस सिचुएशन में जब किसान फंस जाता था, उसको और कोई चारा नहीं नजर आता था, दैट फार्मर यूज्ड टू कमिट सुसाइड। तो ये देश में ना बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ गए थे इन चीजों के। तो गवर्नमेंट ने फिर इसके लिए स्टेप लिया। गवर्नमेंट ने गांव में जा जाके ना छोटे छोटे बैंक्स खोल दिए। ये जो इनफॉर्मल तरीके से जो क्रेडिट देते थे उनको ख़त्म करने के लिए अब हर जगह बैंक सेटअप हो गए, रूरल बैंक्स हो गए। अब सरकार क्या करती है? KCC, किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया कि अब जिसको भी क्रेडिट चाहिए वो इस पे ले सकता है। इवन गवर्नमेंट हैज also established this
स्कीम ऑफ इंश्योरेंस। अब फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपने अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं। इंश्योरेंस मतलब बाय चांस सूखा पड़ गया या कीड़े पड़ गए आपके क्रॉप्स में, या फ्लड आ गया, ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा बारिश हो गई, तो आपके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। उस कंडीशन में आप इंश्योरेंस करा लो भैया अपना पहले से ही, तो वो अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों शुरू करी? जो किसान इतने सुसाइड कर रहे थे ना, सिर्फ उनको बचाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये। तो चलो, ये तो बात हुई पूरे 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन की, जो एक अच्छी थी, ऑन द कॉन्ट्री दूसरी बुरी थी। नाउ लर्नर्स, लेट्स टॉक अबाउट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि अगर आप लोन लेते हैं बैंक से या क्रेडिट लेते हैं बैंक से, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देखते हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी सर्विस में हैं, देन आपकी सैलरी स्लिप भी चाहिए उनको। और मॉर्टगेज मतलब ये होता है कि आप क्या गिरवी रख रहे हो उनके पास। अगर आप 10,000 रुपीज़ का लोन ले रहे हैं, तो वो आपसे उस वैल्यू से ज़्यादा का ही कुछ मॉर्टगेज रखवाते हैं। तो आप उसके बदले कुछ भी रख सकते हो। आप बाइक रख सकते हो, अपना लैंड के पेपर्स रख सकते हो, प्रॉपर्टी के पेपर्स रख सकते हो, आप अपना गोल्ड रख सकते हो। तो जो चीज़ें आप गिरवी रखते हो लोन के बदले, उस अमाउंट के बदले, दैट इज नोन एज मॉर्टगेज। पासबुक स्टेटमेंट, क्योंकि आप अगर बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको पासबुक स्टेटमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा कि आपकी क्या इनकमिंग है पैसे की, क्या आउटगोइंग है, क्या आप जितना लोन बैंक से ले रहे हो आप उतना लोन वापस से रीपे कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी कैपेबिलिटी आपकी कहाँ से पता चलेगी? पासबुक स्टेटमेंट से पता चलेगी। देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज कोलेट्रल। मैम, कोलेट्रल क्या है? ये सिर्फ एक सिक्योरिटी होती है जो कोई भी आपसे रखवाता है, जो भी आप जिससे भी पैसा ले रहे हो, कि आप उसका लोन रीपे करोगे। और अगर नहीं कर पाए तो जो भी आपने सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ रखा है एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल, वो उसको जब्त कर लेगा, उसको सीज कर लेगा, उसका ये राइट होगा। सो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक। ये कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एज अ कोलेट्रल रख सकते हो। आपको ये गारंटी देनी होती है इन चीज़ों को देकर कि आप लेंडर का जो लोन है वो आप रीपे करेंगे। दैट इज नोन एज कोलेट्रल। अब चलिए, हम इतने देर से पढ़ रहे हैं कि लोन लेता है, कहाँ से लेता है, बैंक से लेता है, या मनी लेंडर्स से लेता है, या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से लेता है, या कहीं और से लेता है। तो चलिए, इसी चीजों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द वन इज फॉर्मल एंड द अनदर इज इनफॉर्मल। तो अभी हम जितने मनी लेंडर्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, इनकी बात कर रहे थे, ये इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और जितने भी हम अभी बैंक्स की बात कर रहे थे वो आपके फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। अब बैंक्स के अलावा कोऑपरेटिव्स भी होते हैं जो कुछ लोग मिलकर बना लेते हैं, वो भी आपके फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। एंड दे बोथ आर सुपरवाइज्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं, क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले हम समझ लें कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या है एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या है। नाउ लर्नर्स, लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। कि जब हम क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, या तो हम फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं या हम इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। रिसेंटली आई हैव टोल्ड यू कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इट्स वेरी इजी। यहाँ RBI सुपरवाइज करता है और यहाँ कोई भी सुपरवाइजरी बॉडी नहीं होती है। इनको कोई चेक करने वाला ही नहीं होता है कि कितने पे लोन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। It includes banks and cooperatives. Now, what is the meaning of cooperatives? वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगी। It includes, यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो it includes friends, relatives, money lenders, etc.
यहाँ पर रीजनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यहाँ पर फेयर होते हैं क्योंकि यहाँ आरबीआई बैठी हुई है, एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट यहाँ अनफेयर हो सकते हैं क्योंकि इनको कोई सुपरवाइज करने के लिए है ही नहीं। तो ये मन चाहे रेट लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि लेने वाला कौन है उस हिसाब से। मान लीजिए कोई फ्रेंड हुआ तो कम दे देंगे, कोई अनजान हुआ तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लोन देने की, लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं। तो चलो ये छोटा सा और बहुत इजी डिफरेंस था फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। क्या फंक्शंस हैं आरबीआई की, आरबीआई क्या करता है? तो चिल्ड्रन सबसे पहले तो हमने यही पढ़ लिया कि आरबीआई फॉर्मल सेक्टर में सारी चीज़ों को सुपरवाइज करता है। ये तो एक हमारा पॉइंट यहाँ कवर हो गया। द सेकेंड इज इट मॉनिटर्स द बैंक्स इन मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आपको पता है ये कौन डिसाइड करता है कि जो डिपॉजिट्स बैंक में आते हैं उसमें से कितना परसेंट बैंक रखेगा और कितना परसेंट आप लोन देंगे लोगों को। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, 15% बैंक रखेगा और 85% वो क्या करेगा, लोन दे देगा। तो हु डिसाइड्स दिस रेशियो? आरबीआई। आरबीआई है जो डिसाइड करती है कि कितना कैश बैलेंस मेंटेन करके रखेगी बैंक। ये सारा काम आरबीआई का ही रहता है कि कितना कैश बैलेंस कोई भी बैंक रखेगा, कितना इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट पे मिलेगा और आप कितना इंटरेस्ट अमाउंट आप लेते हो उस पे आप देंगे। हु डिसाइड्स दिस? दिस इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। ये करेंसी भी इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हियर कम्स द पॉइंट चिल्ड्रन, यहाँ नोट प्रिंटिंग की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती। There is only one institution that can print the notes on behalf of central government, that is RBI। एक RBI है जो नोट्स को छाप सकती है, करेंसी को मार्केट में फ्लो करती है। नाउ नेक्स्ट, पीरियोडिकली बैंक्स को जो रिपोर्ट्स सबमिट करती है वो करनी पड़ती है आरबीआई को कि उन्होंने कितना लोन दिया, किसको दिया और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले जो हमने फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, क्योंकि ये किस में आते हैं, आपके फॉर्मल सेक्टर में ही आते हैं। सो रूरल एरियाज में क्या होता है, बैंक्स तो होते नहीं, ज़्यादातर होते हैं बट उतने लेवल पे नहीं हो सकते। छोटे छोटे गाँव में तो बैंक्स ही नहीं होते। वहाँ क्या होती हैं, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो चीप क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं, मतलब एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। और ये कोऑपरेटिव्स कौन मिलके बनाता है? आपके ये फार्मर्स भी हो सकते हैं, आपके ये वीवर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव में, चाहे वो आपके फार्मर्स हो, चाहे वो आपके वीवर्स हो, वो सब लोग अपने फंड को पूल करते हैं और जब भी जिसको ज़रूरत होती है उसे प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोनपुर विलेज में कृषक नाम की एक कोऑपरेटिव है। अब यहाँ पर कृषक कोऑपरेटिव में 2300 फार्मर्स ऐसे हैं जो मेंबर हैं और अपना अपना डिपॉजिट क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और यही डिपॉजिट जब वो एज अ कोलेट्रल बैंक को दे देते हैं तो बैंक उनको क्या प्रोवाइड करा देती है, लोन प्रोवाइड करा देती है। अब इमेजिन करो
2300 फार्मर्स जब अपना पैसा इकट्ठा करेंगे और उसको एज अ कोलेट्रल बैंक में जमा कर देंगे, मान लो उनमें से किसी एक को पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ वो कोऑपरेटिव क्या करेगी, कोऑपरेटिव वो फंड बैंक वालों को दे देगी एज अ कोलेट्रल, और बैंक वाले क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे कोऑपरेटिव्स को और उस फार्मर को दे दिया जाएगा। तो चिल्ड्रन यहाँ ये देखा जाए एक तरीके से बहुत अच्छा आइडिया है उन विलेजेस के लिए जहाँ पर आपकी बैंक नहीं पहुँच पाती है, राइट। और ऐसे फार्मर्स जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता, जिनके पास पता ही नहीं होता उनको क्या डॉक्यूमेंट्स देना है क्या नहीं देना है, तो उनको ये लोन बहुत इजीली मिल जाता है। और ऐसे ही करके एक बार जब साइकिल पूरी हो जाती है उस लोन की, तो ये दूसरा राउंड शुरू कर देते हैं। मान लीजिए सेकेंड पर्सन को लोन की ज़रूरत है, फिर उसको जब पूरा हो जाता है तो थर्ड पर्सन को। अगर यहाँ आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन इनको बनाता है और बनाने के बाद ये क्या करते हैं, और इसमें आप एग्जाम्पल दे देंगे सोनपुर का, वहां पर कौन सी सोसाइटी है, कृषक सोसाइटी। Learners now move on to our next topic that is self-help group। बहुत ध्यान से इस वर्ड को देखो, इसमें ही आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, खुद अपनी सहायता करना। अब कैसे चिल्ड्रन, ये एक्चुअली बनी हुई है पुअर पीपल के लिए जो रियली बैंक से लोन नहीं ले सकते, जिनके पास कोलेट्रल नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास लैंड भी नहीं है मॉर्टगेज रखने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे लोन लेते हैं, उनके लिए कुछ तो रास्ता होगा, वो रास्ता होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ये इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, कोई इसको सुपरवाइज नहीं करता, कोई सुपरवाइजरी बॉडी नहीं होती, एंड इसके अंदर 15 से 20 मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम आपके 15 से 20 मेंबर्स तो रहते ही हैं। अब ये इन 15 से 20 मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एबिलिटी है, मतलब एक पैसे को सेव करने की। तो वो 25 रुपये से लेके 100 रुपये भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी। जिसकी जैसी क्षमता है वो इतना उतना पैसा यहाँ पर सेव कर सकता है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स। इसी ग्रुप में से मान लीजिए इनमें से किसी एक मेंबर को लोन की ज़रूरत है, तो वो बंदा क्या करेगा, इसी ग्रुप से छोटा मोटा लोन ले सकता है ताकि उसकी जो हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है, जब इस ग्रुप का नाम अच्छा हो जाता है, वेल स्टैब्लिश हो जाता है, फेमस हो जाता है, तब इस ग्रुप को एक्चुअली एक एडवांटेज मिलता है। वो ये होता है कि ये बैंक से लोन ले सकता है। अब कैसे, मान लीजिए स्वप्ना है, स्वप्ना को लोन की ज़रूरत है, वो इसकी मेंबर नहीं है, स्वप्ना बैंक के पास जाती है लेकिन बैंक से उसको लोन नहीं मिल पाता है। तो अब स्वप्ना क्या करती है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों के पास जाती है और उनसे कहती है मेरे को इतना लोन चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, छोटी मोटी ज़रूरत होगी कोई। तो ये बैंक ये ग्रुप क्या करता है, अपने नाम पर बैंक से लोन लेती है, और वही किसके लिए लेती है, स्वप्ना के लिए लेती है, ताकि स्वप्ना को जो अपना काम करना है वो कर सके। तो और ये ग्रुप को लोन मिल भी क्यों गया, क्योंकि इसका नाम बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश हो गया है, बैंक इनको जानने लगी है कि हाँ इनके पास इतनी इनकी कैपेसिटी है कि ये इनके पास इतना फंड इकट्ठा हो जाता है, सेव हो जाता है और ये हमारा पैसा लौटा भी देंगे। तो बैंक भी इनको क्या करती है, ग्रुप के नाम पर लोन दे देती है, और ये लोन क्या करते हैं, ये स्वप्ना को दे देते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन कैन कम इन 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स के लिए आपके सफिशिएंट है। चिल्ड्रन, इन्होंने एक और चीज बताई है आपके एनसीईआरटी बुक में, दैट इज ऑल अबाउट ग्रामीण। ग्रामीण जो है वो एक बैंकिंग था, किसके लिए, पुअर पीपल के लिए, जो माइक्रो फाइनेंस देता था। माइक्रो फाइनेंस समझते हो, माइक्रो मतलब होता है टाइनी,
बहुत छोटा अमाउंट लोन पे देता था। तो यही स्टार्ट किया बांग्लादेश में सबसे पहले, और किसने स्टार्ट किया? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया इन 1970। इन्होंने 1970 में इसकी शुरुआत की, और इसकी शुरुआत होने से लगभग 9 मिलियन लोगों की नीड्स फुलफिल हुई है। एंड यू नो लर्नर्स व्हाट, इस काम के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इन 2006। तो अच्छा काम करोगे तो अवार्ड मिलेगा। तो ऐसे अच्छा काम आप भी कीजिए। नेहा मैम के वीडियोस को लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ते रहिए, ताकि नेहा मैम को पता चल जाए कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। नाउ आई विल कम विद द अनदर वीडियो ऑफ द अनदर चैप्टर. Till then, bye learners, take care.